डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। जंगल में भटकना मेरा काम है और इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करना, उसे ढूंढना और सबके सामने लेकर आना, ये पेशा है मेरा। मैं इसे खुशी खुशी करता हूँ। बचपन से ही मुझे कुदरत से प्यार रहा है और कहते हैं जिस चीज से आप प्यार करते हैं अगर उसे पेशा बना ले तो आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है जंगल को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केरल के जंगल के कोने कोने में घूम चुका हूं। ऐसे जानवरों की तस्वीरें खींचना जो घायल हों या अजीब तरीके से व्यवहार करते हों, और खास पल का इंतजार करना कई घंटों तक बैठे हुए, और फिर आपको मिलती है वो तस्वीर जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं। उस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसी चीज के लिए बनाया है। लेकिन ये मेरा पेशा है, फिर भी कभी कभी इससे बोर हो जाता हूँ। कुदरत से दूर निकलने की कोशिश करता हूँ और फिर शहर में कुछ समय बिताने के बाद दोबारा प्यार जाग ही जाता है। कहते हैं जो आप पसंद करते हैं उससे कभी कभी थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, फिर आपका प्यार बढ़ने लगता है और दोबारा जब आप उसके पास जाते हैं प्यार उमड़ने लगता है। इस बार भी मुंबई शहर में 2 हफ्तों से रह रहा था मैं, और अब मुझे जंगल में वापस जाने की तलब सी लगने लगी थी। लेकिन मैं इस बार केरल के जंगलों में घूमना नहीं चाहता था, किसी अलग जगह जाना चाहता था जहां पर तस्वीरें भी खींच पाऊं, भले ही कुदरत के बीच बने हुए वो गांव क्यों ना हो। जरूरी नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सिर्फ जानवरों की और पंछियों की ही तस्वीरें खींचते हैं। कभी कभी जंगलों के बीच बने हुए ऐसे पुराने खंडहर, ऐसे पुराने गांव जहां लोग रहते हैं अलग तरीके से, उनकी संस्कृति को दिखाया भी तो जा सकता है। मुझे लगता है मैं आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में किसी ऐसे गांव को ढूंढ सकता हूं। और मैंने इंटरनेट पर जब सर्च करना शुरू कर दिया, मुझे तमिलनाडु का एक ऐसा गांव पता चला जो ना सिर्फ जंगल में बना हुआ है बल्कि झीलों के बीच में बसा हुआ वो गांव कटा कटा सा रहता है। सड़कें नहीं बनी है, वहां जाने के लिए कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। बस फिर क्या था, ऐसा अनुभव कौन महसूस नहीं करना चाहता। मैं भी करना चाहता था। तमिलनाडु कोई छोटा राज्य नहीं है, बहुत विशाल है। इसकी सीमा दूर दूर तक लगती है। इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा बड़ा है और उस गांव तक पहुंचना इतना मुश्किल होगा मुझे अंदाजा तक नहीं था। मैं कोई कश्ती खरीद नहीं सकता था, लेकिन अपने साथ किसी को ले जा जरूर सकता था जो मुझे उस गांव तक पहुंचा सके। लेकिन जब मैं शहर में पहुंचा, उस गांव की जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा, कई लोगों को उस गांव के बारे में पता तक नहीं था, भले ही यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था। कुछ लोग उस गांव के बारे में जानते थे और वो मुझे चेतावनी दे रहे थे, उस गांव में इस समय जाना सही नहीं होगा। पूछा मैंने, इस समय क्यों? ये तो जुलाई का महीना चल रहा है। भले ही माना यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं उस गांव तक जाना चाहूंगा। और उन्होंने कहा, आपको पता नहीं है, जुलाई महीने में वहां नया साल आता है। पहले तो मुझे झटका सा लगा, नया साल? ये कैसी संस्कृति है? जुलाई महीने में नया साल कब से आने लगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि उस गांव में कुछ ऐसा माना जाता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। कहते हैं जुलाई महीने में ही नया साल निकलता है, ना कि दिसंबर में या हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में। वहां बिल्कुल अलग बात मानी जाती है और मुझे इसकी जानकारी भी जुटानी थी। लेकिन जिससे भी मैं पूछता, आधे लोगों को उसके बारे में पता नहीं था।
बाकी मुझे वहां जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद्दी हूं। ऐसी जगह तो मैं जाता हूं जहां जाने से मना किया जाता है। एक कश्ती वाले से मैंने बात कर ली, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी, मुझे वहां से 1 किलोमीटर वो दूर छोड़ देगा और वहां मुझे चलकर जाना होगा। झीलों की दुनिया है वो, झीलों का जंगल। वहां पानी ही पानी मिलता है और आपको मिट्टी देखनी नसीब नहीं होती, सिर्फ पानी दिखता है। पेड़ ऐसे हैं कि आपको लगेगा ये जमीन ही है, पैर रखेंगे तो वो पत्ते निकलेंगे और आप पानी में गिर सकते हैं। ऐसा अनुभव किसी और जंगल में नहीं होता। वहां आसपास के इलाके कुछ अलग ही है, रहस्यमय, रूहानी। ये बातें मुझे चेतावनी देने के लिए थी, लेकिन मैं इन बातों से मंत्रमुग्ध होता जा रहा था। इसीलिए मेरी जिद भी थी, छोड़ देना वहां पर, चले आना वापस। वो गांव में लोग रहते हैं ना, वहां से बाहर भी निकलते होंगे, बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। फिर क्या, वो कश्ती वाला कश्ती चलाते चलाते इस लंबे सफर पर निकला था। सोचा था मैंने कि 1-2 घंटे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन झीलें घुमावदार बनी हुई थी। कई जगह देखने में ऐसा लगता कि पानी बिल्कुल साफ है और उसके नीचे मुझे मछलियां भी नजर आती, लेकिन उसने कहा था इस पानी में कोई मछली मौजूद नहीं। मैंने इशारा करके कहा, वो देखो पानी के अंदर मछलियां मौजूद तो हैं। उसने कहा, तस्वीर खींच कर देख लो, यहां आपकी आंखें आपको धोखा देना शुरू कर चुकी हैं। मैंने तस्वीर खींची और एक भी मछली की तस्वीर नहीं आ रही थी, जैसे सिर्फ आंखों को एक भ्रम हो रहा हो। पानी भले ही साफ था, लेकिन उस पानी में कुछ भी मौजूद नहीं। वो कश्ती वाले ने मुझे चेतावनी दी थी कि इस चीज को देखने के बाद भी मेरा मन नहीं बदला तो आगे खतरा बढ़ सकता है। लेकिन उस गांव में और भी तो लोग रहते हैं, वहां कैसे रहते होंगे? वहां जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो कश्ती चलाता गया और 8 घंटे लग चुके थे उस गांव के करीब पहुंचते पहुंचते, और रास्ते में कुछ ऐसा ऐसा देखा, एक बार के लिए मन डोलने लगा था। आधे रास्ते में मुझे इंसानी खोपड़ियां पेड़ों पर टंगी हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जहां कई इंसानों को मारा गया है और उनकी खोपड़ियों को टांगा गया है चेतावनी के लिए। लेकिन वो कश्ती चलाने वाला नावक मुझे कह रहा था कि नहीं, ये खोपड़ियां नहीं है, ये पेड़ों की बनावट कुछ ऐसी है, पेड़ों की टहनियां, डालियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि आपको भ्रमित करती हैं। इसकी तस्वीर खींचने से कोई खास फायदा नहीं होगा, देखने में ये खोपड़ी ही लगेगी, लेकिन वो करीब वाली खोपड़ी को हाथ लगाकर एक बार देख लीजिए, खोपड़ी नहीं, सिर्फ डाली ही है। बिल्कुल लकड़ी से बनी हुई खोपड़ियां, जैसे इन्हें तराश कर बनाया गया हो। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा था, इन पेड़ों ने इन्हें आकार दिया था। ये देखते देखते मन घबराता गया और कई जगह मुझे बड़ी बड़ी 5-5 फुट की पेड़ों पर लटकी हुई पत्तियां नजर आईं। किसी पेड़ की इतनी बड़ी पत्तियां नहीं हो सकती, देखने में वो कपड़ा नजर आ रहा था। तस्वीर खींची मैंने, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। फिर उसके बाद उन पत्तियों को हाथ लगाकर देखा, वो कपड़े नहीं पत्तियां ही थीं, जिसके बीच से सफेद रंग का दूध सा निकल रहा। कमाल है, कैसी जगह है ये, बड़ी अजीब सी। और उस आदमी ने कहा था, जहां आप जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा अजीब है, यहां से कोई वहां नहीं जाता। कहते हैं जो वहां चला जाता है वापस आने का उसे मौका नहीं मिलता, या कहते हैं वो वापस आना नहीं चाहता, कुछ ऐसा देख लेता है कि वापस आने का उसका दिल नहीं करता। आखिर क्या चीज होती होगी वहां पर? ऐसे ही कई घंटों का सफर करके आखिरकार मुझे उस जगह उसने छोड़ ही दिया था। मिट्टी थी, आसपास थोड़ा पानी भी था, लेकिन मैं चल सकता था, कोई पगडंडी नहीं। क्या इस तरफ कोई आता नहीं होगा? उसका कहना था कि गांव से कोई बाहर नहीं निकलता। जब मैं आगे चल रहा था, नाव चलाने वाला अपनी नाव को चलाता हुआ काफी दूर ले गया। हल्की हल्की धुंध थी, इसीलिए जब आंखों से ओझल हो गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी। जंगल के मध्य में अकेले होना बहुत डरावना अनुभव होता है, जब वक्त अंधेरे वाला हो जाए और आपको कोई आवाज सुनाई ना दे, सिर्फ जंगली जानवरों के सिवा। मैं चलने लगा
रफ्तार तेज करता चला गया। मैं चाहता था उस गांव तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे यहाँ कोई खतरनाक जानवर ना मिल जाए जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे। लेकिन कहते हैं जिस चीज से आप डरते हैं बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो चीज आपकी आंखों के सामने आ जाती है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं उस पेड़ को देख रहा था, मुझे चमकती हुई 2 आंखें नजर आईं। पैर थम गए मेरे, कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। था कुछ वो, और मेरे पास एक टॉर्च थी। जब मैंने उस टॉर्च को जलाया मुझे काले रंग का तेंदुआ नजर आया। बस फिर क्या, मुझे लगा मैं गया। ये मेरी बुरी किस्मत है कि काला तेंदुआ पेड़ पर, और रास्ता यही है आगे बढ़ने का। ये मुझ पर हमला कर देगा, मैं हिलूंगा नहीं। लेकिन उस तेंदुए ने मेरी तरफ कुछ समय देखा, फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे उसे नींद आई हो। लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। मैं बिल्कुल उसके नीचे से निकलना नहीं चाहता था। वो कई बार घात लगाते हैं और फिर हमला करते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। मुझ में हिम्मत थी ही नहीं आगे बढ़ने की, इसीलिए मैं अपने कदम पीछे हटाने लगा। लेकिन उस तेंदुए के आगे से अंधेरे में से आवाज आई, कदम आगे बढ़ाते रहो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये किसी इंसान की आवाज थी। और उसके बाद थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे लगा शायद ये पालतू होगा, या ये गांव में अजीबोगरीब चीजें होती है ना, तो शायद किसी को पता है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा डर खत्म हो चुका था, इसीलिए मेरे पैर आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उस तेंदुए ने अपनी आंखें नहीं खोली और मैं उस अंधेरे में थोड़ा आगे तक गया, देखने लगा ये आवाज किसकी है। लेकिन वहां पर कोई भी इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा था। भले ही वहां बैठे हुए कई जानवरों को मैंने देखा, वो जानवर मुझसे जरा भी डर नहीं रहे थे। मैं आगे बढ़ता गया और उसके बाद मुझे लकड़ी के बने हुए कुछ छोटे मोटे झोंपड़े नजर आए। वो खाली थे और उसके आगे पत्थरों के बने हुए खूबसूरत घर भी नजर आए। गांव साफ सुथरा, और गांव के बाहर मुझे बैठे हुए वो लोग दिखे। वहां फर्श बना हुआ था, वो सड़कें नहीं थी, साफ सुथरा फर्श। यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, इसीलिए मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। और मुझे देखने के बाद कुछ लोग बड़े खुश उठे, मुझे गले से लगाया, फिर मेरा नाम पूछा और मुझे भी एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। वो मेरे बारे में जानना चाहते थे, जबकि मैं इस गांव के बारे में जानना चाहता था। बातें चलने लगी, फिर वो बताने लगे ये गांव बड़ा खास है, एक बार यहां पर आ जाओ, जाने का मन नहीं करता। मैंने उनको कहा क्यों, अपनी जिंदगी छोड़कर हमेशा यहां रह जाना, आखिर इसमें क्या खुशी मिलती है। हर कोई मुस्कुराया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया था। पहले मैंने बताया कि मैं क्या करता हूं, कहां रहता हूं और यहां पर किस लिए आया हूं। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं। मुझे जानवरों की, जंगलों में बनी हुई चीज़ों की तस्वीरें खींचना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर उनके बारे में जानने लगा। कोई देसी था तो कोई विदेशी था जो इस गांव में बसा हुआ था, लेकिन बाकी इस गांव से क्यों डरते हैं ये मैं उनसे जानना चाहता था। और उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मैंने वो सवाल पूछा जो सवाल पूछने से बाकी लोग डरते थे कि नया साल जुलाई में क्यों मनाया जाता है और क्या नया साल आ चुका है या आने वाला है। और उन्होंने 5 दिन बाद जो नया साल आने वाला है उसके बारे में बताया कि यहाँ नया साल उस दिन मनाया जाता है और बाकियों को भी उसी दिन मनाना चाहिए। मैंने कारण पूछा कि नया साल सभी किसी न किसी कारण से मनाते हैं। हिंदू नव वर्ष जो कि मार्च और अप्रैल में शुरू होता है, चाइनीज़ अलग दिन शुरू होता है, और बाकी जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो जनवरी से नया साल मनाते हैं। लेकिन जुलाई में कभी किसी सभ्यता, किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ नया साल नहीं है, तो यहाँ क्यों मनाया जाता है। और उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ जो चीज़ हम देख चुके हैं उसके आधार पर इसे नया साल कहते हैं। जब दुनिया का जुड़ाव होता है नया साल उसे ही कहा जाना चाहिए ना। जब दुनिया की शुरुआत हुई, बाकी चीज़ों की शुरुआत हुई,
और मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता कि इस खास दिन ही उसकी शुरुआत हुई थी? उन्होंने फिर मुस्कुराया, जवाब नहीं दिया। और कई ऐसे सवाल थे। बड़े बड़े धर्मगुरु मुस्कुराते हैं, जवाब नहीं देते, और मुझे लगा ये भी किंवदंतियों को मानते होंगे, अंधविश्वास को मानते होंगे, पुरानी कहानियों को मानते होंगे। इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, इसीलिए वो मुस्कुरा देते हैं। शायद यहाँ पर सवाल पूछना वर्जित होगा, तो ज़्यादा सवाल मैंने भी नहीं पूछे। और फिर क्या, मैंने उनको कहा, लेकिन मेरी मदद किसने की थी? पीछे ना काले रंग का तेंदुआ था, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, और आपको पता है ना, तेंदुए कई बार इंसानों पर हमला कर देते हैं। तो मेरी मदद किसने की? किसी ने कहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। क्या वो तेंदुआ पालतू है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई जानवर पालतू नहीं है, सबको आज़ादी है, कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। लेकिन तुम्हें जिसने भी आवाज़ लगाई होगी वो हम में से एक तो नहीं हो सकता। तुम्हें शायद किसी पेड़ ने आवाज़ लगाई होगी कि तुम सुरक्षित हो, डरने की बात नहीं है। मैं उनके चेहरों की तरफ देख रहा कि अब वो हंसेंगे और कहेंगे, अरे ये तो मजाक है। मैंने कहा, अरे पेड़ आवाज़ थोड़े ना लगाते हैं, तो किसने लगाई थी? उन्होंने कहा, पेड़ ने लगाई, बताया तो है। मैंने कहा, पेड़ बोल नहीं सकते? उन्होंने कहा, यहाँ बोल सकते हैं। जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो ये पेड़ जवाब देते हैं, मदद भी करते हैं, और यहाँ कोई जानवर किसी इंसान पर हमला नहीं करता। वो हमारी शरण में रहते हैं और हम उनकी शरण में रहते हैं। कोई भी हिंसा नहीं करता। उनके जवाब कुछ अलग ही थे। लेकिन रात का वक्त हो गया था और मैंने कहा, मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं थका हुआ हूँ, मेरे साथ बहुत सारा सामान भी है, उसे कब से कंधे पर टांगे हुए चलकर इस तरफ आ रहा हूँ, तो कोई जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उन्होंने एक तरफ वाला वो पुराना झोपड़ा मुझे दे दिया जिसकी छत टूटी हुई थी, और मैंने उन्हें कहा कि इसकी छत नहीं है और वैसे भी बादल गरज रहे हैं, बारिश हो सकती है। एक आदमी ने कहा, डरो मत, यहाँ घर के अंदर पानी नहीं आता, ना ऊपर से ना दरवाजे से। ऐसा नहीं हो सकता, तुम अंदर जाओ, आराम से रहो। मैं हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश बहुत तेज आने वाली है, मैं भीग गया तो कुछ सामान ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक जो ज़रूरी है, अगर वो खराब हो गया। लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। परंतु मैं तो घबराया हुआ था ना। मैंने उस घर में सामान रखा और सोचा, चलो जैसे भी मिला है, रहने के लिए जगह तो दी है, छत तो है नहीं, बारिश होगी तो क्या करूं? ऐसा करता हूं, वहां एक तरफ रखता हूं, उस तरफ तो पानी की बूंदें नहीं आएंगी। अचानक बारिश पड़ना शुरू हो गई। कमाल की बात थी, ऐसा लग रहा था बहुत तेज बारिश पड़ रही है, लेकिन सच में घर के अंदर पानी की बूंद तक गिर ना रही थी। बाहर से तो तेज आवाज आ रही। दरवाजा खोलकर देखा मैंने, बाहर बारिश तेज थी, घर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही, और आसमान में उड़ती हुई बूंदें देखी मैंने। ऐसा भी नहीं था कि छत की जगह कांच लगी हुई हो। एक करिश्मा था, ये करिश्मा देखने वाला था, जैसे आपके ऊपर कांच लगाई गई हो और आप ऊपर की तरफ देखें, बूंदें आपकी तरफ आ तो रही हैं लेकिन आपको छू नहीं पा रही हैं, ऐसा एहसास था। और यहाँ ऐसा लग रहा जैसे बूंदें करीब आकर मुड़ रही हैं और घर के अंदर पानी की एक बूंद तक ना आ रही, सूखा था। इस करिश्मे को निहारता रह गया। रास्ते में जो देखा ये उससे भी ज्यादा कमाल है। ये गांव क्या है? जादुई गांव है या भूतिया गांव है? पता तो लगाना होगा। और वैसे भी 5 दिनों में नया साल आने वाला है, तो किसी ने जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन वो नया साल कैसे मनाते हैं वो मैं ज़रूर देख कर जाऊंगा और यहाँ तस्वीरें खींचने की कोशिश करूंगा। मैंने आसमान की तस्वीर खींची और बड़ी कमाल की तस्वीर थी। मुड़ती हुई बूंदें, जैसे हवा का कोई बवंडर बन रहा हो जो घर के अंदर पानी को आने नहीं दे रहा। धीरे धीरे एक तरफ बैठे हुए निहारते निहारते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। और सुबह जब पंछियों की आवाज हुई, वो पंछी, वो तितलियां घर के अंदर थे। ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में उठा हूं। अरे, मैंने एक छोटी सी गिलहरी अपनी छाती पर बैठी हुई देखी जिसने आंखें बंद की हुई थी, जैसे मैं सोया हूं और रात को शायद वो मेरे ऊपर गर्मी को महसूस करने के लिए आकर बैठी और सो गई। हल्के से हाथ से उसे उठाया, एक तरफ रखा
और वो छलांगे लगाकर बाहर की तरफ भागी। मैं हिला तो मेरे ऊपर बैठी वो तितलियां भी उड़ने लगी, वो पंछी भी बाहर की तरफ उड़े और बड़ा अलग सा एहसास हुआ। जब मैंने दरवाज़ा खोला मुझे सामने और भी पंछी नजर आ रहे। आसमान पूरी तरह से साफ था और लोग भी बड़े खुश दिल लग रहे। मुझे ऐसी जगह सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी जंगल के बीच साधनों के अभाव में इतने ज़्यादा खुश लोग कभी नहीं देखे। सुबह सुबह नाश्ता सामने सजाया गया था। अच्छे अच्छे फल थे। एक लकड़ी का टेबल बनाया गया था, बहुत ज़्यादा लंबा, और गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद। और मैंने दूर दूर देखा काफ़ी जगह ऐसे टेबल सजाए गए थे, जैसे शाम को लोग खाना इकट्ठा करके लेके आए हों और सुबह सुबह उसे सजाया गया खाने के लिए। रात के वक्त तो मैं खाना खा नहीं पाया, लेकिन यहाँ भूख भी मुझे महसूस नहीं हुई। थोड़ा खाना खाने के बाद, थोड़ी बातें करने के बाद अब सब टहल रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी टहलना चाहिए। लेकिन इस गांव की कुछ तस्वीरें खींच लेता हूँ। कुछ घर बड़े खूबसूरत बनाए गए थे तो मैं उन घरों की तस्वीरें खींचने लगा। और फिर मैंने देखा भीड़ नहीं थी, सभी अकेले अकेले घूमना पसंद कर रहे और कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा। मैं था वो जो हर किसी से मिल रहा और सवाल पूछ रहा। बाकी तो अपने मग्न थे, पेड़ों के पास खड़े, कोई पेड़ों को निहार रहा तो कोई मिट्टी को। हर रोज ये ऐसा ही करते होंगे? ये सवाल मेरे मन में उभरा था। फिर मैं जंगल के आगे वाले हिस्से में घूमने लगा और मैंने एक लड़की को देखा जो पेड़ के करीब खड़ी कुछ बुड़बुड़ा रही थी। तो मैंने बिना आवाज किए उसके करीब जाकर उससे बात करना सही समझा। लेकिन करीब जाने के बाद मैंने देखा कि वो लड़की पेड़ से बात कर रही थी, या पेड़ के पास किसी और चीज से, शायद खुद से बात कर रही होगी। अचानक मैं पीछे से आया और मजाक में कहने लगा, अरे तुम किससे बात कर रही हो? और उसने अचानक घबराते हुए, डरते हुए मुझसे ये सवाल पूछा, तुम यहाँ की हो या बाहर से आए हो? मैंने कहा, मैं बाहर से आया हूँ, आपसे माफ़ कीजिए, मिलने का मुझे मौका नहीं मिला। मुझे लगा मैं ज़्यादातर लोगों से मिल चुका हूँ। फिर वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, कुछ समय तुम्हें गुजारना होगा, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैंने पूरा 1 साल गुजारा था, तब जाकर नया साल आया था, लेकिन तुम्हें बस 5 दिन रुकना है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन माफ़ करना, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, वैसे ही आपको देखा तो इस तरफ मैं बात करने के लिए आ गया। अगर आप अकेलापन चाहती हैं तो आप अकेले रह सकती हैं। वो पेड़ के पास फिर से बात करने लगी। क्या वो पेड़ से बात कर रही थी? क्या वो सच है कि पेड़ बात करते हैं? इसीलिए एक पेड़ के करीब में आया। मैंने उस पेड़ से सवाल पूछे और 2-3 सवाल पूछने के बाद, क्या होता है जब आप पेड़ से सवाल पूछते हैं? पेड़ लकड़ी के बने होते हैं और जवाब नहीं मिलता। तो मैं खुद पर हंसा, अरे पागल, उस लड़की ने ऐसे कहा, तू मान गया? अरे ऐसा नहीं है, अब पेड़ थोड़े ना बात करेंगे, वो पालतू जानवर होंगे, किसी ने आवाज़ लगाकर मेरी मदद की है, कुछ नहीं है ऐसा। फिर वो मछलियाँ, वो भ्रम है, लहरें बनती होंगी, मछलियाँ जैसी लगती थी, कुछ नहीं है, पागल नहीं बनूंगा मैं। ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं, इसका जवाब धीरे धीरे मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे जंगल में कुछ ना तस्वीरें खींचनी चाहिए, कुछ जानवरों की। जंगल की तरफ बढ़ता हूँ। मैं कैमरा हाथ में लिए जंगल में आगे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, 4 लकड़बग्घे जो मुझे घेर चुके थे, या मैं कहूँ कि 4 अलग अलग जगह बैठे हुए वो लकड़बग्घे, और मैं बिल्कुल बीच में पहुँच गया। और उनकी शरीर की बनावट ऐसी थी कि पत्तियों के बीच बैठे मुझे नजर नहीं आए, लेकिन जब घबराकर वो उठे, चारों एक साथ उठे और मुझे लगा मैं घेरा जा चुका हूं, अब क्या करूंगा। मैं बिल्कुल सन्न खड़ा था। उसके बाद मैं मदद मांगने लगा, आवाजें लगाने लगा, लेकिन मेरी आवाज का जवाब भी किसी ने नहीं दिया। सभी शायद दूर होंगे। मैं गांव से दूर निकल आया था, लेकिन करीबन 30 से 35 सेकंड बाद आवाजें मैं लगाता जा रहा। अचानक वो लकड़बग्घे जमीन पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कोई हरकत नहीं की और फिर आंखें बंद कर ली।
जैसे उन्हें नींद आई हो। बस फिर क्या था, इस वक्त का फायदा उठाया और मैं पतली गली से खिसक गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। यहां इतनी गलतियां कर चुका हूं, अपनी जिंदगी में इतनी गलतियां कभी नहीं की। किसी ऐसी जगह पर कभी नहीं गया जो असुरक्षित हो। सबसे पहले टेंट लगाया जाता है, अपने साथ किसी को लेकर जाता हूं, हथियार मेरे पास होता है। यहां पर मैं एक भी नियम का पालन नहीं कर रहा हूं और 2 बार फंस चुका हूं। एक बार उस तेंदुए ने घेर लिया था, इस बार इस झुंड के बीच से बचकर निकला हूं। दोबारा ये गलती नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी क्या मुझे उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए थी? मन में ख्याल आए जा रहा। मैंने उस जंगल में सांपों का एक बड़ा झुंड सा देखा। 50 से 60 सांप होंगे जो लिपट रहे थे और रास्ता पूरा सांपों से भरा हुआ। अचानक वहां पर पहुंचा था मैं और मुझे लगा यहां तस्वीर जरूर खींच सकता हूं, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने कुछ तस्वीरें खींची और फिर मैंने उस रास्ते को कुछ समय बाद साफ पाया। वो अपने आप रास्ते से एक तरफ सट चुके थे, चलने के लिए खाली जगह थी। और वो सांप धीरे धीरे रास्ते से दूर जिस हिसाब से गए, मैं हैरान हो गया। हर चीज अलग सी है यहां पर। और फिर मैंने एक हिलते हुए पेड़ को देखा। पेड़ जिस पर बैठे हुए वो पंछी जब उड़े थे, पेड़ अपनी टहनियों को हिलाकर पत्तों को नीचे गिरा रहा जो हल्के पत्ते थे। ऐसे वो पेड़ खाली हो गया और मैं किसी को बताना चाहता था कि पेड़ हिला है। फिर क्या, वहां उसी तरह के और भी कई पेड़ हिलते हुए देखे। वो सभी पेड़ पंछियों के उड़ने के बाद अपनी पत्तियों को हिला हिला कर नीचे गिरा रहे थे। टहनियां हिलाने वाले पेड़ मैंने तो कभी नहीं पढ़ा और इनकी तो तस्वीर भी खींची नहीं जा सकती। तस्वीर खींचूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन बता तो सकता हूं ना। गांव में मैंने कुछ लोगों को ये बात बताई और उन्हें पहले से पता था और उन्होंने कहा कि यहाँ पेड़ ना सिर्फ हिलते हैं बल्कि बात भी करते हैं, लेकिन बात रात को करते हैं। दिन के वक्त थोड़ा हिलते हैं, रात को तुम्हें असलियत का पता चलेगा। और जो जानवरों के झुंड तुम्हें घेर भी चुके होंगे वो हमला नहीं करेंगे। यहाँ कोई जानवर हमला नहीं करता, कोई सांप नहीं काटता, वो समझदार हैं। यहाँ चींटियां तक समझदार हैं। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही जो मेरी आंखों ने देखा मैं उस पर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बातें सच भी लग रही हैं। लेकिन कैसे? पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। मैं गांव में रहा, तस्वीरें खींचता रहा, लोगों से बातें करता रहा, लेकिन एक बात का जवाब वो नहीं देते कि नया साल यहाँ बिताने के बाद हर कोई यहाँ का होकर रह जाता है। कैसे? उसका जवाब मुझे बस यही मिल रहा था कि भावनाओं को बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और मेरे पास बस कुछ ही दिन है, मुझे अनुभव हो जाएगा अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो। जैसा वो कहेंगे वैसा मुझे करना होगा। मैंने हामी भर दी। अगले 2-3 दिन इसी तरह से निकले। मैंने जंगल में अजीबोगरीब चीजें देखी। मैंने जानवर देखे जो आदमखोर हैं लेकिन हमला नहीं कर रहे। और कमाल की बात, 3 दिनों में भूख ही नहीं लग रही थी। फल सजाए जाते थे खाने के लिए, लेकिन अगर ना भी खाओ तो काम चलता। भूख नहीं लगती, कमजोरी महसूस नहीं होती। मैं पानी सिर्फ इसलिए पीता क्योंकि बिना पानी पिए इंसान मर जाएगा, बिना खाना खाए इंसान मर जाएगा। उसके लिए मैं खाता और पीता था, वरना शरीर मांग नहीं करता था। ऐसे ही अगले दिन निकल चुके थे। ये वो 5वां दिन था जिसे नया साल कहा जाता है और आज की रात नए साल की शुरुआत होगी। दिन के वक्त तैयारियां चल रही थी और ये तैयारियां बड़ी अजीब सी थी। सब लोग बैग तैयार कर रहे, नए कपड़े पहने हुए, कहीं जाने की तैयारी में। जब मैं सवाल पूछता वो मुस्कुराते, क्योंकि किसी नए को इसका जवाब नहीं दिया जाता। सब कहते भावनाएं महसूस की जाती हैं, अनुभव किया जाता है, बताई नहीं जाती। तुम्हें इसका अनुभव करना होगा। सभी सवालों के जवाब अपने आप मिलते जाएंगे और हर किसी का चेहरा खिला हुआ।
यकीन कीजिए, मैंने गुस्सा दिखाया था, लेकिन वो कोई गुस्सा करता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया हो। मैंने हर किसी का खिला हुआ चेहरा देखा, लेकिन क्यों, क्या पता है उन्हें जो मुझे नहीं पता। आज रात उसका जवाब मिलेगा। तो मुझे बस इतना बताया गया, सफर की तैयारी कर लो। सफर में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार होगा, जो तुम्हें खुशी देगा। तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वो खुद ढूंढने होंगे। बस फिर क्या, बैग मेरा तैयार ही था, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। तो बस एक ही रात तो और है, तो कल सुबह की तैयारी कर ही लेता हूँ। मैं तो यहाँ रुकने वाला नहीं। मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा ये गाँव कि मैं हमेशा के लिए यहाँ का होकर रह जाऊँ। कई बार होता है ना, कुछ जगह आपको इतनी अच्छी लगती है, आप सोचते हैं यहाँ घर बनाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। माना जगह अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। रात गुजार कर देखता हूँ नया साल यहाँ कैसे मनाया जाता है। धीरे धीरे आखिरकार अंधेरा हो ही गया। हर तरफ दिए जलाए गए थे। वो दिए पेड़ों के ऊपर भी रखे गए थे। और यहाँ मैंने सिर्फ गांव के लोगों को ही नहीं देखा। तेंदुए, भेड़िए, लकड़बग्घे, शेर, जानवर भी भीड़ बनाकर यहाँ ऐसे खड़े थे जैसे किसी चीज का इंतजार वो भी कर रहे हों। मेरी तो सांसें रुकी हुई थी जब एक पेड़ के ऊपर इतने ज्यादा लिपटे हुए सांप देखे मैंने। लेकिन मुझे पहले ही बता दिया गया था, जैसे ही अंधेरा होगा कोई तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देगा, क्योंकि हर कोई अपना अनुभव खुद करना चाहेगा। तो सवाल खुद ही ढूंढते रहना, जवाब कोई नहीं देता। हर किसी का अपना अनुभव तुम्हारा अपना होगा। लेकिन ये जानवर सांप, अगर सांप ने डस लिया तो ये काले ब्लैक मांबा भरे पड़े हैं। किसी ने डस लिया तो क्या करूंगा? मैं डरता डरता पीछे मुड़कर देख रहा, क्योंकि मेरे बिल्कुल करीब से एक शेर निकल कर गया था। उसका आकार मेरी कमर से बहुत ऊपर था। उसका इतना बड़ा जबड़ा, और एक बार उसने मुड़कर देखा था, सर से पसीना टपक गया, लेकिन बीच से वो निकल गया। आखिर आगे किस तरफ बढ़कर गया? धीरे धीरे सब आगे बढ़ने लगे और उसी भीड़ में मैं भी आगे बढ़ने लगा, लेकिन कोई धक्का नहीं दे रहा था। हर कोई अपना अलग अलग जंगल में खोना चाहता था। और मैंने तब देखा एक बड़ा सा दरवाजा, बहुत बड़ा, 50 से 60 फुट का दरवाजा, धुएं से बना हुआ। दोनों तरफ हल्की हल्की आग, मिट्टी पर लगी हुई आग। कोई चीज नहीं थी, वो मिट्टी ही थी, जिससे आग से धुआं बन रहा और ऊपर धुआं उठता जा रहा। बड़ा दरवाजा सा लग रहा, जिसके बीच से सब खुशी खुशी निकल रहे, और फिर कुछ भाग रहे, कुछ चल रहे, तो कुछ वहीं पर बैठकर रोने लगे थे। मैंने उन जानवरों को, उन सांपों को उसी रास्ते से निकल कर जाते हुए देखा, और मैंने कदम उस दरवाजे से काफी पहले रोक लिए। क्या मुझे आगे जाना चाहिए? मैंने जैसे ही उस दरवाजे को पार किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पेड़ कुछ अलग ही है, उनकी हरकतें कुछ अलग ही हैं। हवा भारी भारी सी हो गई थी, ठंडक थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। पहले लग रही गर्मी अब बिल्कुल नहीं लग रही, और थोड़ी थोड़ी धुंध भी हो गई। दूर दूर तक देखने में मुश्किल हो रही थी, और मुझे पहले पहले तो कुछ जानवर और कुछ लोग नजर भी आ रहे, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है इस जंगल में सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। आवाज लगाई मैंने, और मेरी आवाज ऐसे गूंजी थी जैसे एक बड़े कमरे में हूं। चारों तरफ से गूंजती हुई आवाज दोबारा मेरे कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा तो किसी बड़े कमरे में ही होता है ना, लेकिन कदम जितने भी आगे बढ़ाते चले जाओ, आपको आसपास कोई दीवार नहीं मिलेगी। और मैंने वहां धीरे धीरे कम होते हुए पेड़ों को भी देखा। मैदानी इलाका था, घास जरूर थी, लेकिन अब तो पेड़ कोई नहीं। आगे की तरफ चलो चाहे पीछे की तरफ चलो, गांव किस तरफ है मुझे मिल ही नहीं रहा था। 20 मिनट हो गए चलते चलते, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर मैंने आगे एक घर को देखा, मैदान में बना हुआ वो घर। भले ही जगह पहचानी हुई नहीं थी, लेकिन घर तो देखा देखा सा लग रहा। अरे
ये तो मेरा वो पुराना गांव वाला घर है ना, बिल्कुल वैसा। ये तो वही है, वैसा नहीं ये वही है। यहां पर वो घर कैसे हो सकता है? एक तरफ लगा हुआ वो खंबा, आगे छोटा सा गार्डन, एक तरफ आम का वो पेड़, पुराना वो घर जिसकी अब हालत जर्जर हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे मैं बचपन में इस घर को देखा करता था, खेला करता था इसी घर में। लेकिन ये आंखों का भ्रम है, सच नहीं हो सकता। ये घर यहां कैसे हो सकता है? करीब जाकर जब उस दीवार को मैंने छुआ था, महसूस मुझे भी हुआ था। वो आगे वाला दरवाजा जिसके अंदर से बिल्कुल वैसी खुशबू, मां के हाथों की बनाई गई वो सब्जी, मां जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये घर ने यादें ताजा कर दी। भ्रम सच क्या कहूं, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने मैंने ना सिर्फ अपनी मां को देखा बल्कि मेरे पिता भी वहां पर। मेरी मां को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है और 5 साल पहले मेरे पिता की मौत हो गई थी। आखिर दोनों की ये परछाई है, प्रेत हैं, ये क्या है? उन्हें देखते ही स्तब्ध था मैं, और मुझे देखकर वो भी हैरान। फिर सामने से मेरी मां ने सवाल पूछा, तुम ही हो मयंक? ये तो तुम ही लग रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं बोलता तो क्या बोलता। मेरी मां ने मुझे गले से लगा लिया और फिर कहा, तुम काफी बड़े हो गए हो, लेकिन तुम यहां कैसे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे साथ क्या हुआ? लेकिन मैं जो देख रहा हूं, क्या ये सच है? ये कैसे हो सकता है? फिर मेरी मां ने मुझे उसी टेबल पर बिठाया जहां हमेशा बिठाया करती थी, और सामने मेरे पिता मुस्कुरा रहे, जो मुझे गले से लगाकर दोबारा कुर्सी पर बैठने के लिए कह रहे और पूछ रहे थे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने कहा, मैं उस गांव में गया, उस गांव से मैं यहां पर आया हूं और आपको कैसे देख रहा हूं। तब मेरे पिता ने कहा, शायद ये उस गांव में पहुंच गया है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। और फिर मेरी मां की आवाज आई जो किचन में कुछ कर रही थी। जवाब दिया, फिर तो अच्छा है ना, ये वापस भी जा सकता है, इसे हम छोड़ देंगे कुछ समय बाद, लेकिन अभी अपने बेटे को कुछ समय यहां बिताने देते हैं ना। मैं उनसे जवाब चाहता था, मैं घबराया हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मेरी मां ने मेरे सामने खाना परोसा तो मैं खाना खाने से पहले जवाब चाहता था, आप प्रेत है ना, आप भूत है ना। और मेरी मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भूत प्रेत, तुम्हारी सोच अभी कम ही है। मुझे लगता है तुम पहली बार ही यहां आए हो, इसीलिए तुम्हें शायद किसी ने जवाब नहीं दिया है, और ये जवाब शायद तुम ऐसे ही ढूंढते हो। मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझा देती हूं। कई दुनिया है यहां पर, जैसे इंसानी दुनिया। अब इसके स्तर हैं। जब हम एक जीवन जीते हैं, उसके बाद जो मृत्यु है, मृत्यु असल में हमारा अंत नहीं होता, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये जिंदगी अलग है, ऐसा नहीं है कि इंसानी मृत्यु के बाद अगला जन्म इंसानी हो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ स्तर है, हम दोनों की मृत्यु हुई है और हम इस नई दुनिया में हैं, लेकिन तुम जीवित होते हुए भी उस गांव की वो ताकत से यहाँ पहुंचे हो, और तुम वापस भी जा सकते हो। हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन इस जीवन के आगे और जीवन है। अगर तुम सच में उस दरवाजे से आए हो, ना तुम सिर्फ यहाँ तक बल्कि इससे आगे भी जा सकते हो, वो अनुभव कर सकते हो। और ये जो हमारा जीवन है, ये भावनाओं का जीवन है, भावनाओं की दुनिया, जहाँ पर मरने के बाद हम पहुँचते हैं। तुम भी मृत्यु के बाद यहाँ पर आओगे? मैंने सवाल पूछा, तो ये वो दूसरी दुनिया है जहां सब मरने के बाद आते हैं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई दूसरी दुनिया जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है, भूत प्रेत वाली, बल्कि ये अलग स्तर है जीवन का। मृत्यु के बाद ये दूसरा स्तर, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इस स्तर के बारे में बता सकती हूँ। यहाँ भावनाओं से निर्माण होता है। मुझे जो अच्छा लगता था, जो तुम्हारे पिता को अच्छा लगता था, उन्होंने इसका निर्माण किया, और मृत्यु के बाद मैं यहाँ पहुंची
और हम दोनों ने इसका निर्माण किया। हम ऐसा जीवन पसंद करते थे तो यहाँ ऐसा जीवन मिला, और यहाँ मृत्यु नहीं होती, समय का अंत होता है। हम समय के साथ बंध कर यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद उसके अगले स्तर पर, जो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन तुम जान सकते हो। यहाँ पर कुछ समय हमारे साथ बिताओ और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। यहाँ बहुत लंबा समय मिलता है, बहुत। मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन तुम भावनाओं से अनुभव करने की कोशिश करो कि पूरा परिवार एक साथ होगा, और तुम्हारे दादा भी, जो कुछ समय के लिए यहाँ नहीं है। तुम अपने दादाजी, अपनी दादी, सबसे मिल सकते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। सब, उन सब का यहाँ समय चल रहा है। मिल पाओगे तुम उन सब से, और जो तुम्हें पसंद है तुम उसका निर्माण कर सकते हो। हमने इस घर के आसपास बिल्कुल वैसा ही निर्माण किया है, हमारी भावनाओं से, हमारी सोच से। यहाँ चीज़ें उगती नहीं, अपने आप बनती हैं हमारी सोच से। यहाँ तुम्हें हर वो मिलेगा जिसकी तुम सोचते हो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका अगला जीवन यहाँ चल रहा है। मैंने, कह सकते हैं, कुछ घंटे वहाँ पर बिताए थे, ढेर सारी बातें की। पहले तो जानकारी पाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जानने से ज़्यादा बताना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या करता हूँ। मेरी माँ खुश, मेरे पिता भी खुश थे। वो सच में इतने खिले हुए कभी नहीं दिखे थे। घर की माली हालत के कारण वो चिंता में रहा करते थे। यहाँ कोई चिंता ही नहीं। वो प्रेत थे या नहीं? प्रेत नहीं थे, माँ ने जवाब दिया तो है। अगला जीवन, अगला स्तर। फिर मेरी माँ ने खुद कहा, अब तुम्हारे जाने का समय है। तुम उस दरवाजे के जरिए, उस गांव की ताकत के जरिए आए हो, तो घूमो, जानो, ज्ञान पाओ। हम तो जीवन खुशी से जी रहे हैं, चिंता मत करना। जब भी तुम यहाँ पर आना चाहो आ सकते हो, लेकिन नए साल में, जब अलग स्तरों का, अलग दुनियाओं का जुड़ाव होता है। ये समय चल रहा है, और अगले साल फिर से आओगे ना, ज़्यादा समय बिताओगे ना। अब तो अपने सवालों के जवाब पाओ। मैं माँ को गले से लगाकर, अपने पिता को गले से लगाकर निकल पड़ा था, लेकिन यकीन कीजिए दिल का बोझ हल्का सा हो गया। सोचा करता था अपनी माँ को बताऊंगा मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, कितनी तरक्की की है। छोटे से गांव में, गरीब परिवार में मैं पला बड़ा, दिखाना चाहता था माँ को अपनी तरक्की, अपने पिता को, लेकिन वो पहले ही गुजर चुके थे। उन्हें यह सब बताकर कितना हल्का हो गया दिल। मुस्कुराहट चेहरे पर थी, डर ही नहीं था। मौत के बाद की यह दुनिया को देखने का अनुभव निराला सा था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ था। मुझे लग रहा था आगे मुझे ऐसा ही एहसास होता रहेगा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को जानवरों में घिरा हुआ पाया। बहुत ज़्यादा जानवर थे, और कुछ जानवर ऐसे जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पा रहा। वो गुर्रा रहे थे मुझे देखकर, जबकि मुझे तो लगा था यहाँ जानवर हमला नहीं करते। इतने सारे जानवर कहाँ से आ गए? मेरी खुशी भय में बदल गई, और जब उन जानवरों ने मुझे घेरना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बचने वाला नहीं, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लगभग 7 से 8 अलग अलग जानवर जो मुझ पर एक एक करके हमला कर रहे। पहले पहले मुझे महसूस हुआ मैं गया, लेकिन यकीन कीजिए मेरी एक बाजू मेरे धड़ से निकाल दी गई थी, जो एक अजीब से जानवर ने किया था, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। मेरी एड़ी से नीचे पाँवों को अलग कर दिया गया था, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ था। मैं उन जानवरों से लड़ा भी, लेकिन मुझे ऐसे जख्मी करके वो उस धुंध में कहाँ गायब हो गए। मैं अधमरा सा था, लेकिन दर्द का एहसास नहीं था। भय मुझे महसूस हो रहा, उदासी महसूस हो रही। मैं वहां पर पड़ा, एक बाजू नहीं थी मेरी, एक टांग काम नहीं कर रही। मैं घिसट रहा, आवाजें लगा रहा, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। मैं पीछे की तरफ मुड़ा था, माँ, माँ, पापा, लेकिन मेरे माँ बाप भी वहां पर नहीं थे। जो खुशी का एहसास भय में बदला था, वो उदासी में बदल गया। अकेलापन महसूस होने लगा था मुझे। मेरी उदासी
मेरी आंखों से आंसू बनकर बहने लगी और इतने आंसू भी नहीं बहे थे कि जमीन गीली हो गई। वो मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी और उस कीचड़ में मैं धंसने लगा। मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा था, एक बाजू मौजूद नहीं थी, कीचड़ में दलदल बन चुकी थी और मैं धंसने लगा। आवाजें लगा रहा मदद की, किसी ने मदद नहीं की थी। बस फिर क्या, लगभग मैं सर तक उस कीचड़ में धंस चुका था। फिर मैं मायूस और वो उदासी नाकामी में बदल गई। हार। शायद मैं एक ऐसे षड्यंत्र में फंस गया जहां से मेरी मौत लिखी हुई थी और मैं महसूस कर ही नहीं पाया। और फिर एक आवाज आई, तुम जो सोचते हो वो मिलता है, जो चाहते हो वो कर सकते हो, महसूस करो, भावनाओं को महसूस करो। और तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये जो मुझे महसूस हुआ ये दर्द नहीं था। और फिर मैंने अपनी बाजू को मिट्टी से बनते हुए देखा। अपना पैर मिट्टी का बना और मिट्टी की बाजू और पैर से जोर लगाकर मैं उस दलदल से बाहर आ गया। और वो दलदल नहीं बल्कि फर्श बन चुका था, सख्त फर्श। और मैं हैरान, ये क्या है? भुरभुरी सी मिट्टी से बनी हुई वो उंगलियां हिल पा रही और धीरे धीरे वो मांस में बदल गई। मेरा शरीर जो जख्मी था फिर से पहली हालत में आ चुका था। लेकिन ये हो क्या रहा है? वो चीजें मैं देख पा रहा हूं जो संभव नहीं है। मैं अपने शरीर को दोबारा बनते हुए देख पा रहा। और फिर क्या, मुझे गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल महसूस नहीं हुआ और मैं धरातल से ऊपर उठने लगा। बिना गुरुत्वाकर्षण के ऐसा लगा जैसे धरती से खींचता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। सांस मैं ले नहीं पा रहा था लेकिन दर्द नहीं हो रहा। आसमान में, अंतरिक्ष में अकेलेपन की वो भावना, ऐसा लग रहा मैं दूर जाता जा रहा हूँ। अरे ये कैसी दुनिया है? मैं अपनी दुनिया से दूर, धरती से दूर ही निकल गया। ये कैसी ताकत है? और अंतरिक्ष में खुद को अकेला महसूस करना कैसा होता है मैंने देखा। मैं सौरमंडल से भी बाहर, अजीब से ग्रह, तारे, उनके बीच में हवा में लहरा रहा। बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसा महसूस होता है मुझे वैसा महसूस हुआ। और फिर क्या, कहीं जाना है तो कैसे जाना है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर मुझे अपना शरीर बड़ा होता हुआ नजर आ रहा। ऐसा लग रहा था मैं बहुत बड़ा, ग्रहों से ज्यादा बड़ा, सौरमंडल से, एक गैलेक्सी से, ब्रह्मांड से बड़ा। और ब्रह्मांड एक छोटे से कण के समान मेरे सामने। और फिर जो मैंने देखा मैं उसे अपनी आंखों से नहीं, अपने मस्तिष्क से देख पा रहा था। कण, हर तरफ कई कण थे और वहां मैंने जीवन देखा। जीवन ही कहूंगा, वो क्या था? कुछ अलग ही जीव जो बात कर पा रहे लेकिन बिना शब्दों के। मस्तिष्क। मैं किसी शरीर में नहीं था, बिना शरीर के। कैसे बताऊं, एक 3 आयामी सृष्टि में अपने शरीर के साथ हम रहते हैं लेकिन वो जगह 3 आयामी नहीं, कुछ अलग था, चौकोर। मैं चौकोर तरीके से खुद को देख पा रहा। मेरी आंखें भले ही देख ना पा रही हों, मैं मस्तिष्क से 4 कोनों में देख पा रहा। 4 कोनों में चारों तरफ मुझे जीव नजर आए, लेकिन बताऊं कैसे? उनके रंग ज्यादा थे, वो रंग जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैं उन रंगों को देख पा रहा। क्या चीज थी वो, अलग। और फिर मैं वहां से भी एक भाप की तरह उठ रहा, मिश्रित हो रहा। और एक समय पर मैं हजारों जगह पर था। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उससे भी अलग स्तर पर हूं। मैं विशाल भी खुद को महसूस कर रहा और छोटा भी महसूस कर रहा। मैं किसी चीज के अंदर भी था और उसी चीज के बाहर भी था। और मैं उसके आगे की दुनिया में भी गया और वहीं तक जा पाया। लेकिन उस दुनिया को कैसे बयां करूं? शब्दों से मैं बयां नहीं कर सकता, शब्दों की सीमा होती है। लेकिन मैं उस दुनिया से दोबारा उसी गांव में पहुंचा था, खुले मस्तिष्क से। ये दुनिया तो बहुत छोटी है, ये हर चीज बड़ी छोटी है।
मैं उन जानवरों के बीच था, उनसे डर नहीं लग रहा। मैंने कुछ ऐसा देखा था जो बहुत विशाल था। इंसान, धरती, जीव, किसी से डर नहीं लग रहा। ना भय का आभास था, ना डर था, ना प्रेम था। ऐसा लग रहा जैसे भावना रहित हो गया था। बड़ी चीज देखने के बाद छोटी चीज में मन नहीं लगता। और इस गांव से बाहर जाने का मन किसी का कैसे करेगा जब आप इस जीवन से आगे का जीवन देख लें। जैसे आप एक रेगिस्तान में जीना चाहेंगे, एक रेगिस्तान बनकर या एक कण बनकर। मैं इस दुनिया को कण के बराबर महसूस कर पा रहा, तो मन लगेगा नहीं ये गांव में रहकर हर साल इस दुनिया के पार वो क्षण को महसूस करना और इंतजार करना। एक समय इस दुनिया के पार मेरा भी आएगा। उस गांव में नए साल की खुशियां मनाई जा रही थी और मैं भी उनमें शामिल था। पूछा था एक आदमी ने मुझसे, तुमने कहा था यहां हम कैसे रहते हैं, महसूस किया तुमने, जाना? वो जवाब तुम्हें मिल चुके हैं, लेकिन तुम भावनाओं को कैसे बताओगे? बताकर दिखाओ। मैं सच में बता नहीं सकता। हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, शब्दों की सीमा है। शब्दों को भावनाओं से जोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरह शब्द सीमित रह जाते हैं। मैंने उससे आगे क्या देखा था मैं कैसे बताऊं? आप सोच ही सकते हैं, कुछ बहुत छोटा जिसे ज्ञान ही नहीं है, कुछ बड़ा मौजूद है। वो छोटे हैं हम, और मैंने कुछ ऐसा देखा जो विशाल है। इसीलिए इस गांव से दूर जाने का अब मन नहीं करता। हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाना चाहता हूं, लेकिन इस कहानी को पहुंचाना चाहता हूं हर किसी तक। है कुछ अलग जिसे हम देख नहीं सकते, है कुछ अनोखा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भावनाएं हमें कुछ दिखाती हैं। आप सपने में भावनाओं को महसूस करते हैं ना? वो भावनाएं आप जब असल में वैसी जगह पर जाते हैं महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उस क्षमता को दबाए रखते हैं। दीजिए जवाब, क्या सच में वो खुशी वैसे ही पलों को जीने में होती है जैसे पल आप सपने में देखते हैं? क्यों? जवाब दे सकते हैं आप? मैं वो जवाब दे सकता हूं।